दोस्तों नमस्कार। क्या दिल्ली हाई कोर्ट के इन दो जजों पर कोई कार्रवाई होने वाली है? क्या सुप्रीम कोर्ट इनके हालिया आदेश को लेकर इन्हें सस्पेंड करेगा या फिर किसी अन्य तरह की सजा दी जा सकती है? दरअसल हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर शामिल हैं, पूर्व भाजपा नेता और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को न सिर्फ जमानत दी गई बल्कि उनकी सजा को भी निलंबित कर दी गई है। अब पहली नजर में आपके मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि जज के फैसले को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन क्या किसी न्यायिक आदेश के लिए जज को सजा भी दी जा सकती है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आपने हमारी पिछली रिपोर्ट नहीं देखी है, क्योंकि सिर्फ 4 दिन पहले ही हमने आपको एक ऐसा मामला बताया था जिसमें एक जज को उसके न्यायिक आदेश को लेकर सजा दी गई थी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने काफी कड़े शब्दों में टिप्पणी की थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि कुछ जज रिटायरमेंट के करीब आते ही गैर जिम्मेदाराना फैसले देने लगते हैं। उसी पूरे संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक लोअर कोर्ट जज को सस्पेंड किया जा सकता है तो फिर हाई कोर्ट के जज इस दायरे से बाहर क्यों हैं? खासकर तब जब कुलदीप सिंह सेंगर मामले में इन दोनों मायलॉर्ड के फैसले और तर्कों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि कैसे अदालत ने पूरे मामले में लोक सेवक शब्द को ही विवाद का केंद्र बना दिया। यानी सवाल ये खड़ा किया गया कि क्या विधायक को लोक सेवा माना जाए या नहीं। आज हम उसी मुद्दे को इतिहास के आईने में रखेंगे और देखेंगे। हम छोटे मोटे उदाहरण नहीं बल्कि बड़े और निर्णायक न्यायिक फैसलों का जिक्र करेंगे जो कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट की इस व्याख्या को चुनौती देते हैं। इस बीच लाइव लॉ ने भी इस पूरे मामले पर बेहद अहम और तीखी रिपोर्टिंग की है, जिस पर बात करना जरूरी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के सर्कल में एक 13 पन्नों का पत्र वायरल हुआ जिसने पूरे न्यायिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस कथित पत्र में अलग अलग जजों के रेट लिखे होने का दावा किया गया है। किस तरह के मामले के लिए कितना पैसा, किस जज से कितना रकम में जमानत, कौन सा केस कितने में ट्रांसफर हुआ, ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि ठंड के मौसम में भी माथे से पसीना आ जाए। यहां तक कहा गया है कि कुछ मामलों में 15 लाख रुपए की गारंटी तक लिखी गई है। इस पत्र में किए गए खुलासे बेहद गंभीर हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि देश की न्यायपालिका, मीडिया और पूरे सिस्टम में जातिगत पूर्वाग्रह कितना गहराई तक फैला हुआ है। एक समय था जब यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक धन से स्मारक बनवाए थे, तब मीडिया से लेकर अदालतों तक हर तरफ आलोचना की आंधी चली थी। आज वही काम जब अगड़े समाज से आने वाले मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो न कोई हंगामा है, न कोई याचिका, न कोई बहस। अब वापस आते हैं सेंगर वाले मामले पर। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट की इस पीठ ने कहा कि कुलदीप सेंगर को जो आजीवन कारावास की सजा मिली थी वो लोक सेवक के रूप में दी गई थी। लेकिन अदालत ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कुलदीप सेंगर वास्तव में लोक सेवक हैं भी या नहीं। अगर उन्हें लोक सेवक नहीं माना जाए तो इस अपराध में अधिकतम सजा 7 साल बनती है और उतनी सजा सेंगर पहले ही काट चुके हैं। यानी इसी तर्क के आधार पर उसे जेल से बाहर रहने का रास्ता मिल गया। लेकिन असली सवाल यही है कि एक विधायक को लोक सेवक क्यों न माना जाए। अब जरा कानून और इतिहास की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। इस धारा के तहत वे सभी लोग लोक सेवक माने जाते हैं जो सरकारी कार्यों, सार्वजनिक कर्तव्यों या कानून के प्रशासन से जुड़े हों। इसमें शामिल है सरकारी कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, पुलिस, सैन्य अधिकारी और वे सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। अब इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। एक विधायक को जनता के टैक्स के पैसे से वेतन मिलता है।
भत्ते मिलते हैं, पेंशन मिलती है, सरकारी सुविधाएं मिलती है। सरकारी कर्मचारी को भी यही सब जनता के पैसे से मिलता है। इसके अलावा विधायक और सांसद ही कानून बनाते हैं, और कानून किसके लिए बनते हैं? जनता के लिए। जनता के वोट से चुना गया, जनता के पैसों से वेतन लेने वाला और जनता के लिए कानून बनाने वाला व्यक्ति अगर लोक सेवक नहीं है तो फिर लोक सेवक आखिर है कौन? अब कुछ ऐतिहासिक फैसले देखिए। 1997 का लालू प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य मामला। इस केस में लालू यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन पर चारा घोटाले का आरोप था। यह मामला सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा था। अदालत ने साफ तौर पर माना कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक की श्रेणी में आता है। यह फैसला साफ तौर पर स्थापित करता है कि जनप्रतिनिधि चाहे वो मुख्यमंत्री हो या विधायक, कानून की नजर में लोक सेवक ही माने जाएंगे। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बनता कौन है? तो भैया मुख्यमंत्री बनते हैं विधायक, और बिना विधायक बने हुए अगर कोई मुख्यमंत्री बना भी दिया जाए तो 6 महीने के भीतर उसे विधायक बनना ही होता है, वरना इस्तीफा देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जब एक मुख्यमंत्री लोक सेवक है और मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी है तो विधायक लोक सेवक कैसे नहीं है? दूसरा केस देखिए 1981 का, उससे भी पुराना, महाराष्ट्र राज्य बनाम केशव बाबूलाल पाठक। ये लोक सेवक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था और न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक पद पर कार्य करने और सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्ति पर इससे संबंधित कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे ही केस था 1984 का, RS नायक बनाम AR अंतुले का। मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने कार्यकाल में ही इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवक शब्द के व्यापक दायरे पर चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि सार्वजनिक अधिकार या सार्वजनिक जिम्मेदारी के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति लोक सेवक कहा जाएगा। फिर से सुनिए, सार्वजनिक अधिकार रखता हो या सार्वजनिक जिम्मेदारी यदि किसी व्यक्ति के पास है तो उसे लोक सेवक कहा जाएगा। लोक सेवक का मतलब, लोक का मतलब लोग यानी जनता, जनता का सेवक। तो आपने देख लिया दो मुख्यमंत्रियों का मामला, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में ही लोक सेवक शब्द की व्यापक चर्चा करते हुए कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक अधिकार रखता है या सार्वजनिक जिम्मेदारी वाले पद पर है उसे लोक सेवक माना जाएगा। इसके अलावा कई अन्य मामले भी हैं, हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यदि आप न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हैं, वकील वगैरह हैं, तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके पढ़ लीजिए, जानकारी मिलेगी। कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि आप वकीलों से ढेर जानते हैं क्या? जी नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप ही लोग बताते हैं कि वीडियो देखकर बहुत कुछ जानने समझने को मिला, और कई ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिन्हें हम शायद ही कभी ढूंढ पाते हैं। असली मामला है रिसर्च का। एक तो ये सारे उदाहरण आपने देख लिया, अब लाइव लॉ की, जिनकी कानूनी संबंधी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट संबंधी तमाम खबरों के माध्यम से हम आए दिन चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसे भी देखिए। उन्होंने तो हेडलाइन ही लिख दिया कि उन्नाव मामले में कुलदीप सिंह, उन्होंने तो हेडलाइन ही लिख दिया है कि उन्नाव मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से गलत और समस्याओं से भरा हुआ है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि लोक सेवक शब्द की शाब्दिक व्याख्या का पालन करते हुए इस केस में अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया गया है, मामले को छोटा बना दिया गया है। इन दो जजों के द्वारा इस रिपोर्ट का भी ज्यादातर स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, विस्तार में पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। कंफ्यूजन यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इन दो मेलोडों ने जो किया, जो आदेश दिया, उसमें बहुत लंबा चौड़ा झोल नजर आ रहा है, और उन लोगों को कुछ ज्यादा ही झोल नजर आएगा जो देश भर की अदालतों और खासकर दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले कुछ सालों के आदेशों और फैसलों को बारीकी से
देखेंगे। बारीकी से देखने के साथ साथ जब आप जस्टिस वर्मा के घर पर मिले करोड़ों के जले हुए नोट की कहानी को याद करेंगे और फिर उन्हें चौतरफा इधर उधर से बचाने की स्टोरी को याद करेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। आपको याद दिला दे, कल ही हमने दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप अधिवक्ताओं में से एक प्रशांत भूषण ने लिखा कि एक वक्त में दिल्ली हाई कोर्ट देश के सबसे अच्छे हाई कोर्ट्स में से एक था, मगर अब सबसे भ्रष्ट हाई कोर्ट में से एक हो गया है। अब जैसे ही कल मैंने इनका ट्वीट पढ़ा और सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा देखा कि जब 15-15 लाख के जमानतदार मांगे गए हैं और खुद सेंगर को 15 लाख देना है तो अंदरूनी खेल कितना बड़ा होगा, यानी कितने गांधी छाप लगे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे दिमाग में वो पीडीएफ दौड़ने लगा जो पिछले दिनों हमारे पास भी आया था। तारीख थी 5 नवंबर 2025 की। ये लेटर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम लिखा गया था। अब आप लेटर की बातों को जानने के लिए व्याकुल हो रहे होंगे तो जान लीजिए, बहुत सारे न्यायिक अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। दिल्ली की अदालतों के भीतर कहा गया कि कुछ पर तो कार्रवाई हुई लेकिन कई सारे बचे हुए हैं। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, सुधार नहीं होगी। उस लेटर में कई जजों के घरों पर जांच एजेंसियों के छापे मारने की चीजें भी लिखी गई है। यानी हाल में हमने जस्टिस वर्मा के यहाँ तो देखा कि नोट पकड़ाया, लेकिन बहुत सारे जजों के यहाँ जांच एजेंसियों ने छापेमारी की। यहाँ पे बहुत सारे जजों के ऊपर करोड़ों रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया गया था। केस ट्रांसफर के लिए 50-50 करोड़ के लेन देन यानी घूस के आदान प्रदान के आरोप लगाए गए थे। एक बड़ी कंपनी का हजारों करोड़ का केस था। उस मामले में किसी बिटकॉइंस के मामले में अरबों का मामला था। वहां भी बेल देने के लिए मोटी रकम के लेन देन की चर्चा की गई थी। किसी मर्डर केस में करोड़ों के लेन देन की चर्चा थी। यानी 13 पन्ने का लेटर अरबों रुपए के घूस के लेन देन का दावा कर रहा था, वो भी खाली दिल्ली में, और उसमें बाकायदा बहुत सारे जजों का नाम मेंशन था। नाम के साथ ही किस जज ने किस केस में किससे कितना पैसा लिया और वो केस कितने का था, किस तरह का मामला था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वो लेटर दिखा क्यों नहीं रहा, जजों के अधिकारियों के नाम बता क्यों नहीं रहा हूं। तो मामला ये है कि किसी ने खुलकर इस लेटर की जिम्मेदारी नहीं ली थी। कुछ लोगों ने कहा कि अफवाह है, और फिर हमारे पास तो व्यक्तिगत रूप से कोई सबूत है नहीं कि हम बड़े बड़े जजों पर, मैलोड पर कोई आरोप लगा दें। लेकिन इतनी खबर जरूर है कि वो लेटर वायरल होने के बाद पूरी दिल्ली की जुडिशियरी में उथल पुथल मच गई है, हाहाकार मच गया है, क्योंकि बड़े बड़े नाम शामिल थे। ये पूरा लेटर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हर एक कदम पर यदि आपके पास पैसा है तो पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है, पूरी जुडिशियरी आपके लिए काम करेगी। डीलर फिक्सिंग की ऐसी ऐसी कहानी और ऐसे गंभीर कथित आरोप इसमें लगाए गए हैं जो बेहद चिंताजनक है। पत्र में इन सारे आरोपों की जांच की मांग की गई थी। यह भी लिखा गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय, आईबी, सीबीआई, ईडी सभी को यह पत्र भेजा गया है, लेकिन लेटर लिखने वाले ने अपनी पहचान नहीं बताई है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े लोगों पर इतने बड़े बड़े आरोप लगेंगे तो अपनी पहचान कौन बताएगा। उसको भी तो अपनी जान बचानी है। जहां अरबों का मामला है, इसलिए न तो हमने आपको लेटर दिखाया है, ना ही किसी कथित घुसखोर और बिके हुए न्यायिक अधिकारी का नाम बताया है। हम भी इसे थोड़ी देर के लिए अफवाह मान लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली के तमाम अदालतों से आने वाले फैसले और आदेश यानी पूरा क्रियाकलाप यदि देखेंगे तो लगता है कि वो लेटर अफवाह तो नहीं हो सकता। वो जो पत्र का धुआं था उसके पीछे आग जरूर है। अभी कल ही सेंगर मामले में किसी ने लिखा था कि यहाँ तो कम से कम 50 से 100 का मामला हो सकता है। हालांकि हम इसे भी अफवाह मान लेते हैं, मगर इतने पढ़े लिखे जज साहब लोग यदि एक विधायक को लोक सेवक ना माने तो क्या ही कहा जाए। यूं समझिए कि माँ बाप अपने बेटे को बेटा मान रहे हैं, बेटा माँ बाप को अपना माँ बाप मान रहा है, मगर अदालत में बैठे लोग माँ बाप को बेटे का अभिभावक मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसीलिए वो लेटर मुझे अचानक
अचानक से याद आ गया। और आपको खबर तो मिल ही गई होगी कि सेंगर मामले में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है तथा सजा का सस्पेंशन जो हुआ है उसका विरोध करेगी। यानी कुल मिलाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। अब सवाल ये है कि पिछले दिनों जब एक निचली अदालत के जज ने कोई फैसला दिया तो रिटायरमेंट से 10 दिन पहले उनको अदालत जाना पड़ा अपने निलंबन के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत कह रहे थे कि रिटायरमेंट से पहले जज लोग लगाने लगते हैं। ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, यानी रिटायर होने से पहले बड़े बड़े फैसले देने लगते हैं। ठीक नहीं है, मगर दूसरी तरफ से सवाल ये उठा कि न्यायिक फैसले को लेकर किसी जज को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है। आपको फैसला मंजूर नहीं है, गलत लगता है तो उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जाइए। ये कैसे हो सकता है कि उन्हें सजा दे दी जाए? अब सवाल ये है कि अगर निचली अदालत के एक जज को सजा दी जा सकती है किसी गलत फैसले के कारण या फिर विवादित फैसले के कारण, तो फिर क्या हाई कोर्ट के इन 2 जजों को भी सजा दी जाए? अब सवाल यह है कि अगर निचली अदालत के एक जज को सजा दी जा सकती है किसी गलत फैसले के कारण या फिर विवादित फैसले के कारण, तो फिर क्या हाई कोर्ट के इन 2 जजों को भी सजा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस द्वारा या फिर किसी अन्य द्वारा? क्योंकि इनका तर्क तो चौतरफा सवालों के घेरे में है। वैसे इस मामले पर जनता का रिएक्शन जैसा आया है, खासतौर सोशल मीडिया पर जितना बवाल मचा है, सवाल उठे हैं, उसने सत्ता को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर किया है। उधर उन्नाव की पीड़िता ने विपक्ष नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे अपना केस लड़ने के लिए एक अच्छी मजबूत लीगल टीम दिलवा दीजिए, यानी वकील चाहिए। और इसके कुछ घंटों बाद ही खबर आई कि सीबीआई खुद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी। अब लोग कह रहे हैं कि गांधी परिवार पीड़िता के साथ खड़ा न हो जाए और देश में एक अलग संदेश ना चला जाए कि ये परिवार पीड़िता के साथ है और मोदी सत्ता पीड़िता के खिलाफ नजर आ रही है। इसीलिए गुजराती जोड़ी ने सीबीआई को आगे कर दिया है। वैसे आपको याद दिला दे कि निर्भया मामले में आज भी निर्भया की मां राहुल गांधी और इस परिवार का धन्यवाद करते हुए थकती नहीं है और दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले की भी उन्होंने खूब आलोचना की है। वैसे अपने फैसले में यानी इस आदेश में इन मिलॉर्डों ने कई सारे ऐसे तर्क दिए जो सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पीड़िता और उसके परिवार पर कई बार खतरा हुआ, आगे भी खतरा है, उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन उनको खतरा हो सकता है, इसीलिए सगर को जेल में नहीं रखा जा सकता। आप सोचिए कि देश में जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे सेंगर ही क्यों ना हो या फिर कोई अन्य हो, इन सब के केस में गवाहों पर कितना खतरा होता है। बार बार गवाहों को डराने धमकाने और उसको निपटा देने की यानी जान से मार देने का आरोप इन सब पर लगे हैं। क्या ये भी अदालत में बैठे लोग नहीं देख पाते? बहरहाल आप जनता भी सवाल करिए, बार बार सवाल करिए कि जिस दौर में जजों के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े जाते हों और उन्हें कोई सजा भी न मिले, उस मामले की जांच भी न हो कायदे से, उस दौर में जज भगवान तो नहीं हो सकता। हर एक फैसले की समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि सेंगर मामले में इन 2 मिलॉर्डों ने जो आगे पीछे कौन कौन सी तैयारियां की। 3 महीने पहले जब बहस खत्म हो गई थी तो फैसला 3 महीने तक क्यों रोका गया और इन 3 महीनों में ये लोग किस किस से मिले, कहां कहां गए और कौन कौन से गुल खिले, क्योंकि बिना गुल खिले ऐसा फूल खिलना दूर की कौड़ी नजर आती है। बहरहाल विश्व गुरु से मिलिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया। इस जगह पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण किया गया। बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई, 65 फीट की ऊंचाई की मूर्तियां लगाई गई। एक एक मूर्ति का वजन 42 टन है। 65 एकड़ के क्षेत्र में 230 करोड़ की लागत से 230 करोड़ की लागत से बनाया गया है, यानी 2.25 अरब से भी ज्यादा रुपया खर्च किया गया है। किसकी जेब से?
आपकी जेब से। और तो और इस कार्यक्रम में भी हुजूर विपक्ष को कोसना नहीं भूले। कहने लगे कि पहले एक ही परिवार की मूर्ति लगी थी, सवाल है कि जिन 3 मूर्तियों को अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया है वो किस परिवार की है। एक ही परिवार की तो है, संघ परिवार। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि यूपी में बहन जी की सरकार के दौरान जब मूर्तियां लगी तो जो मीडिया के सरकारी अमला और न्यायपालिका तक टूट पड़ा था, वो आज कहां गायब हैं? क्या किसी ने सवाल किया या जांच करने का प्रयास किया या जांच की मांग किया कि इसमें जो 230 करोड़ खर्च हुआ वो वाजिब है क्या? पैसे के हिसाब से काम हुआ है क्या? क्या किसी ने सवाल किया कि टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से मूर्तियों में क्यों खर्च किया गया? उत्तर प्रदेश की गिनती गरीब राज्यों में है। खुद प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री बार बार रट्टा लगाते हैं कि यूपी में लगभग 15 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांटा जाता है। अब आप लोग कल्पना करिए कि जिस राज्य में करोड़ों लोग, 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं, यानी 5 किलो के लिए 100-150 के राशन के लिए लाइन लगाने को तैयार है, उस राज्य में अगर 2.25 अरब रुपए से भी ज्यादा की मूर्ति खड़ी की जा रही है, 30 करोड़ की मूर्ति लगाई जा रही है, तो राज्य की और राजनीति की प्राथमिकता क्या है? बहन जी की चौतरफा आलोचना करने वाले आज अपनी जुबान में लुबान डालकर क्यों बैठ गए हैं? अरे भाई, मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। मगर सबको पता है आज बोलेंगे तो सिर्फ तारीफ निकलेगी, सवाल की आचना नहीं। आप मीडिया में भी देखिए तो चौतरफा खूब तारीफें ही हो रही है, सवाल गायब हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि बहन जी की मूर्ति और भाजपा की मूर्ति में फर्क क्या है? फर्क क्या है? तो इसका जवाब है कि फर्क है जाति का। बहन जी की मूर्ति में जो दिखते हैं वो हैं दलित, और प्रधानमंत्री जिन मूर्तियों का अनावरण किया है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन मूर्तियों को बनवाया है, उनमें से ज्यादातर एक जाति विशेष के लोग हैं, और उसी जाति के लोग मीडिया से लेकर न्यायपालिका और पूरे सिस्टम में बड़ी संख्या में है। तो फिर सवाल करेगा कौन? ये बात जरा कड़वी है मगर सच है। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि जनता का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, फर्क इस बात से पड़ रहा है कि जिसकी मूर्ति लग रही है वो कौन जाति का है। वैसे आज विश्व गुरु ने एक नया कारनामा भी किया, क्रिसमस डे मनाने चर्च में डायरेक्ट पहुंच गए, और जैसे ही हुजूर का चर्च में जाकर क्रिसमस डे मनाने वाला वीडियो सामने आया, लोगों को याद आ गया कि ओहो, अभी तो केरल और गोवा में चुनाव होने वाला है और इन दोनों ही राज्यों में ईसाई लोग बड़ी संख्या में हैं, इसीलिए क्रिसमस डे तो मनाना ही था। वैसे हुजूर ने आज जिस रंग का ड्रेस पहना था ना, कभी कभी तो खुद फादर लग रहे थे। वो अलग बात है कि एक तरफ हुजूर चर्च में जाकर आराधना कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं की विचारधारा के पाले हुए नफरती चिंटू खोज खोज के कहीं चर्च के सामने तो कहीं ईसाइयों से संबंधित किसी भी स्थान पर हरि बोल रहे हैं, हरि हरि का नाम ले रहे हैं, गाना गा रहे हैं। हुजूर जिस लखनऊ में मूर्तियों का अनावरण करने पहुंचे, उसी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर कुछ चिंटू टाइप के लोग पहुंच गए और हरी बोल चिल्लाने लगे। लखनऊ से कवि अजीज ने ये वीडियो शेयर किया है, देख लीजिए। बाकी देश भर में ईसाइयों के खिलाफ नफरती चिंटू क्या क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी ढेर सारी कहानियां पिछले दिनों हमने आपको दिखाया। वैसे एक बात और याद दिला दें, हुजूर ने आज भाषण भी दिया और भाषण में ये भी कहा कि ईसाई समुदाय से मेरा बहुत पुराना नाता है। क्या समझे पुराना नाता है? इसीलिए क्योंकि जल्द ही 2 राज्यों में चुनाव है जहां पर ईसाई वोट ज़रूरी है। बाकी चिंटू यूं ही आग लगाते रहेंगे और उनके मालिक इसी तरह टोपी पहनाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।